चटपटे लजीज खाने हों या क्रिकेट का शौक, कोहिनूर हीरे से वाबस्तगी हो या मिलती जुलती ज़ुबानें, पाकिस्तान और इंडिया में बसने वाले लोगों में बहुत सी बातें कॉमन हैं और ये तमाम लोग गुज़िश्ता कई सदियों से एक साथ ही रहते आए हैं। ये वो सरज़मीन है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करती थी, जहाँ मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़हब के लोग खुशहाली से अपनी ज़िंदगियाँ बसर किया करते थे। लेकिन फिर ये खित्ता कई मुल्कों में तकसीम हो गया, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह। इस तकसीम में जो सबसे बड़े दो मुल्क उभरे वो थे पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकसीम से आज तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते आए हैं। आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या है? क्या इन सब मसाइल का हल एक मुत्तहिदा मुल्क बनाना है? और अगर ये दो नहीं एक मुल्क होते तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ता? सबसे पहले इसी पहलू पर बात करते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क ना होते तो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी यानी 1.7 अरब लोग यहाँ रहते। 9,09,000 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम होने के साथ साथ दुनिया में ज़राअत की सबसे ज़्यादा पैदावार भी यहीं होती। अगर इन दोनों मुल्कों की फ़ौज को कंबाइन किया जाए तो 22 लाख एक्टिव मिलिट्री के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज होती। साथ ही साथ रशिया और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स भी इसी मुल्क में होते। ज़रा सोचें, अगर रॉ और ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी इस एक मुल्क की होती तो अमेरिका की CIA भी इसके आगे बेबस हो जाती। इस मुल्क की क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती। इसके अलावा दुनिया के सबसे खुश जायका खाने भी इसी खित्ते में होते। वैसे तो आज भी दुनिया भर में पाकिस्तानी और इंडियन खानों के खूब चर्चे हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों मुल्कों में इतनी दूरी आ गई है? तो इसका जवाब है ब्रिटिश राज और पॉलिटिक्स। 1857 की जंग आज़ादी में बरसगीर में बसने वाले तमाम लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस जंग में मुसलमान, हिंदू, सिख सब ने मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी, लेकिन नाकाम रहे। इस वाक़े के बाद ब्रिटिश राज ने फैसला किया कि अगर यहाँ हुकूमत करनी है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। यहाँ बसने वाले लोगों में रंगो नस्ल और मज़हब की बिना पर तफरीक डालनी होगी और मुसलमान और हिंदुओं को एक दूसरे का दुश्मन बनाना होगा। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने यही किया। ब्रिटिश राज इस मकसद में कामयाब हुई और इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों में एक ऐसी दुश्मनी पैदा की जो आज तक मौजूद है। और फिर आज भी इन दोनों मुल्कों में कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासत की खातिर यहाँ रहने वाले लोगों को दुश्मनी का सबक पढ़ाते हैं। ब्रिटिश राज तो 1947 में चले गया, लेकिन इसका बनाया हुआ निज़ाम आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इसके बावजूद आज भी दोनों मुल्कों में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं। और एक हो जाने का मतलब है पुरअमन तरीके से। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान इंडिया पर या इंडिया पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके एक मुल्क बनाए। और अगर सोचा जाए तो एक मुल्क अगर ना भी हो तो भी अमन और सलामती के साथ रहा तो जा सकता है। अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो जान जाएंगे कि तरक्की, अमन और खुशहाली सिर्फ दोस्ती से ही मिलती है, दुश्मनी से नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी 10 से ज़ायद जंगें लड़ चुके हैं। हत्ता कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जंग जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, इसमें भी फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के हरीफ थे। बल्कि जर्मनी ने तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू ही इसलिए की थी ताकि वो फ्रांस से वर्ल्ड वॉर 1 की हार का बदला ले सके। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों मुल्क सदियों पुरानी दुश्मनी छोड़कर एक दूसरे के साथ मिल बैठे और अब मैदान जंग में हथियारों के बजाय तरक्की में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि फ्रांस और जर्मनी दोनों ने जंग करके देख ली और जान गए कि इसमें सिर्फ तबाही है। इसलिए अब यूरोपियन यूनियन के बन जाने के बाद ये दोनों मुल्क अमन के साथ एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है क्या हमारे खित्ते में भी कोई एशियन यूनियन बनाई जा सकती है जिसमें तमाम मुल्क इंडिपेंडेंट तो रहें लेकिन आपस में ताउन करें, एक दूसरे के साथ जंग करने से बाज रहें? ऐसा करने से इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों में कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही हुकूमतें तब्दील होंगी।
इंडिया की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की पार्लियामेंट अलहदा ही होंगी। दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स भी अलहदा होंगे, लेकिन एक कॉमन यूनियन में दोनों मुल्कों के मफादात के लिए फैसले किए जाएंगे। इस यूनियन में जितने भी मुल्क होंगे, इन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी बराबर की नुमाइंदगी दी जाए। इससे दोनों मुल्कों को फ्री ट्रेड एक्सेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में आसानी मिलेगी। पिशावर से लेकर कलकत्ता या फिर ढाका तक बगैर वीज़ा सफ़र किया जा सकेगा और टूरिज़्म यानी सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा और दुनिया भर की सबसे ज़्यादा फेवरेट और अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ होंगी। चाहे तारीखी इमारतें हों या खूबसूरत कुदरती मकामात, इन दोनों मुल्कों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर यूरोप की तरह बगैर वीज़ा सफ़र मुमकिन हो तो हर पाकिस्तानी ताजमहल की सैर को ज़रूर जाना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की मुश्तरका तहजीब और सकाफत की अक्कास है। और अगर दोनों मुल्कों में अमन कायम हो जाए तो इसके बाद जितना पैसा और वसाइल मिलिट्री पर खर्च किया जा रहा है वो सब अवाम पर खर्च होगा। इंडिया का मिलिट्री बजट तकरीबन $75 बिलियन है और पाकिस्तान का मिलिट्री बजट तकरीबन $12 बिलियन। अगर कुल मिलाकर बात करें तो लोकल करेंसी में ये रकम 7 से 8 लाख करोड़ रुपए बनती है, यानी 700 से 800 अरब रुपए। ज़रा सोचें, अगर ये सारा पैसा आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो, अच्छे तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हों ताकि इलाज के लिए बैरून मुल्क न जाना पड़े, अच्छी सड़कें हों, सस्ती गाड़ियाँ और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब इस वक्त होगा जब लोग इस बात को खुद समझेंगे और सियासत के नाम पर दुश्मनी को फ़रोग देने की बजाय मुश्तरका मफादात को तरजीह देंगे, ताकि इस खित्ते में बसने वाले 200 करोड़ लोग और इनकी आने वाली नस्लें खुशहाली से जी सकें।